हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था में अच्छा सारा चीज़ें, अच्छी फैसिलिटी, अच्छा टीचर्स और अच्छे सब चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम न हो और उनका जो है कि अच्छा रिजल्ट और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो स्टूडेंट, आप कोई जानने वाला हो या आपके भाई हों या उनके जो है इस संस्था में जो है दाखिला करवाइए और आपका इस संस्था में अच्छा परफॉर्म करके जाइए और अच्छी शिक्षा बेहतर यहाँ पर परिणाम लेकर जाइए। तो स्टूडेंट, आप लोग हमेशा जो है कि इस संस्था में अक्सर सारी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, आज जो है आप अपने टॉपिक पर चलिए। हमारा टॉपिक जो चीज़ें, पहले आप इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन के इसके बारे में बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कितने तरीके से होता है। यानी कि एक है इन्वायरमेंटल और जो है कि हेल्थ के बारे में ये सब चीज़ें आप लोगों को बताया गया था कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें आप लोग बताया गया है। तो आज जो टॉपिक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। आज का टॉपिक जो है आपका यूनिट जो है थर्ड यूनिट सेफ एंड हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताया। जो है आज का टॉपिक आपका है रिमेडियल स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। यह क्या कह रहा है स्टूडेंट? यह ये कह रहा है कि मान लीजिए प्रदूषण की रोकथाम किस तरीके से किया जाता है। अगर पोल्यूशन अधिक तेजी से किसी सिटी, किसी एरिया में बढ़ रहा है तो उसको रोकथाम किस तरीके से किया जाता है। या आपके सिटी या आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? पहले नंबर ये करना चाहिए कि प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यदि निम्न उपाय किए जाते हैं, जैसे श्रमिक यानी कोई चीज़ मनुष्य है वह स्वस्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर पोल्यूशन होगा, अगर अधिकतर वो सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए अधिक लोग बीमार होते हैं तो वो सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए क्या क्या अपनानी पड़ती है उसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके स्टूडेंट, तो पहला स्टेप ये आता है कारखानों को या शहरी तथा कस्बे की आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। अगर कारखाना है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसको ऐसे जगह स्थापित करना चाहिए जहाँ पर जनसंख्या कम हो, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या उतना ना हो, भीड़ भाड़ हो, शहरी या कस्बा में वहाँ पर जो है कारखाने न बनाए, ना वहाँ पर चलाएं, क्योंकि इस तरीके से चला जाते हैं तो क्या होता है, मनुष्य बीमार होंगे, श्रमिक बीमार होंगे, बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या रहना चाहिए? सेकेंड स्टेप यह रहना चाहिए श्रमिकों को कार्य के लिए खुला स्थान तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान किए जाते हैं। यदि आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, संस्था में वर्क कर रहा है तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल इतना अच्छा रहना चाहिए कि कोई भी कार्य वर्क करके तो वातावरण वहाँ पर अच्छा बना रहे। और तीसरा स्टेप ये रहना चाहिए स्टूडेंट, कोयले के धुआं तथा रासायनिक गैस के निकास के लिए ऊंची चिमनी बनाया जाए। अगर आपके इंडस्ट्री है, कंपनी है या फैक्ट्री है तो उसमें क्या होता है, चिमनी जो है इतनी ऊंचाई तक बनाते हैं कि वहाँ पर जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको कोई चीज़ें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप यह है प्रदूषित जल की निकासी है उचित अवस्था की जानी चाहिए। यदि संभव हो तो सीवर लाइन का प्रयोग किया जाता है। यदि संभव हो तो प्रदूषित जल को सीवर लाइन के तरीके से वहाँ पर बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे कि मनुष्य और वहाँ के रहने वाले जानवर और भी लोगों, जिससे कि किसी भी नुकसान ना फैले। अब नेक्स्ट पुरानी किसी भी या त्रुटिपूर्ण मशीनों के स्थान पर नई तथा अच्छी किस्म की मशीनें लगाएं। ऐसा खराब मशीनें न लगाइए, ऐसा टूटा मशीनें आपने सामने न रखिए जिससे कि आप लोगों को नुकसान पहुँचे या किसी एम्प्लॉय को नुकसान पहुँचे। ऐसी संस्था में या ऐसे इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में मशीनें, अच्छी नई मशीनें और अच्छी किस्म की मशीनें लगाई जानी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर नोट कर लीजिए।
चीज़ें स्टूडेंट बताया जाता है उसे नोट करते रहिए। इन्वायरमेंटल, देखिए जो नेक्स्ट चीज हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या समझते हैं स्टूडेंट? इन्वायरमेंटल फैक्टर से यह है कि यह कई कारण होते हैं या निम्नलिखित कारण होते हैं। इन्वायरमेंटल के कुछ निम्नलिखित कारक होते हैं। कौन कौन फैक्टर होते हैं निम्नलिखित प्रकार? जैसे आर्गोनॉमिक, क्या होता है? आर्गोनॉमिक खतरे। आर्गोनॉमिक खतरे किस तरीके से होता है स्टूडेंट? आर्गोनॉमिक खतरे इस तरीके से होता है कि इसके अंतर्गत वर्क हुआ, स्टेशन हुआ, रूपरेखा या दोहरा दरवाजा या खराब दृश्य स्थिति आते हैं, तब क्या होता है? आर्गोनॉमिक खतरे बढ़ा रहता है। और भौतिक खतरे होते हैं जिनमें आयनिक तथा आयनिक विकिरण या शोर या कंपन इत्यादि तापमान तथा इन सभी शामिल होते हैं, तब क्या होता है? वहाँ पर भौतिक खतरे बढ़ा। और जैविक खतरे क्या होता है? जैविक खतरे होता है आप लोग बताए गए जिनके अंतर्गत कीट की या फफूंदी या खमीर या कवच या जीवाणु या विषाणु, ये सब चीज़ें आते हैं, तो हमारा क्या होता है? जैविक खतरे बने रहते हैं। रासायनिक खतरे क्या होता है इसमें? रासायनिक खतरे वह होता है जैसे गैस हुआ, वाष्प हुआ, धूल हुआ, धुआं हुआ, कोयला, इन सभी चीज़ों का क्या है? रासायनिक खतरे बना रहता है। व्यवसाय स्वास्थ्य के अंतर्गत इन सभी वातावरणीय कारकों का या तनाव को पूर्व पहचान, मूल्यांकन एवं नियंत्रण संबंधित प्रक्रिया की जाती है। इन सभी कारकों पर जब तक संपूर्ण नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक व्यवसाय स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा इन्वायरमेंटल, तभी अच्छा वर्क, तभी अच्छी चीज़ें आपको नियंत्रण करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं स्टूडेंट। अब समझते हैं जब वातावरण मानक, वातावरणीय मानक क्या होता है? देखिए ISO 14000, नोट करते रहिए, 14000 मानक। इसके बाद क्या होगा? ISO जो होता है 14000 मानक या 14000 स्टैंडर्ड, जिसे बोलते हैं ISO स्टैंडर्ड, ISO 14000 स्टैंडर्ड। ठीक है, अब समझते हैं ISO 14000 मानक के अंतर्गत, यानी स्टैंडर्ड के अंतर्गत किस तरीके से होता है? जब गुणवत्ता के मानकीकरण की आवश्यकता ने अन्य मानकों के विकास के लिए एक आवेग उत्पन्न किया। आवेग उत्पन्न किया कितने में? 1996 ईस्वी में क्या हुआ? उत्पन्न किया। इस उत्पन्न के अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं संगठनों ने कंपनी में पर्यावरण संबंधित जिम्मेदारियों के मूल्यांकन के लिए एक मानक को प्रस्तावित किया, जो ISO 14000 स्टैंडर्ड के रूप में जाना गया है। और ISO 14000 निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। 3 क्षेत्रों पर केंद्रित कौन कौन से होते हैं? पहला है फर्स्ट जो है पर्यावरणीय सिस्टम मानक, पर्यावरणीय सिस्टम स्टैंडर्ड। यह क्या है? यह एक उत्सर्जन एवं अन्य अवशिष्टों का मूल्यांकन करता है। और सेकंड क्या होता है? प्रबंधक सिस्टम मानक। यह क्या होता है? यह जान लें आप कि यह एक सिस्टम है जो कि विकास एवं उनके पर्यावरण संबंधित जिम्मेदारियों का संपूर्ण व्यवसाय के रूप में मूल्यांकन करती है। थर्ड ऑप्शन इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट? देखिए आप लोग बताइए। देखिए थर्ड ऑप्शन ये रहता है परिचालन सिस्टम मानक। अब कहिए परिचालन सिस्टम मानक क्या होता है? देखिए परिचालन सिस्टम मानक वह मानक होता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा की खपत का मूल्यांकन होता है। वहाँ पर हमारा क्या होता है? परिचालन सिस्टम मानक होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, पर्यावरणीय योजना और प्रबंधन के तत्व, जिसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नोट कर लीजिए हेडिंग।
तो इनको नोट करते चलिए स्टूडेंट। पहले लिखे एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब जानेंगे कि एक प्लानिंग के अनुसार कैसे एक इन्वायरमेंटल को सही करते हैं, यानी कि पर्यावरणीय योजना और प्रबंधन के क्या क्या तथ्य होते हैं। अब समझते हैं। देखिए, जब मान लीजिए जब कोई वन प्रबंधक तथा वन संरक्षण के अंतर्गत होता है। क्या? वन प्रबंधक तथा वन संरक्षण के द्वारा बता रहे हैं। वन प्रबंधक पहले बताएंगे, तब उसके बाद आपको बताएंगे वन संरक्षण। पहले नंबर समझ लीजिए वन प्रबंधक क्या होता है। देखिए, सन 1988 की वन नीति के अनुसार, कितने में आप लोगों को डेट जितना आने डेट दिया रहता है उसको आपको पता रहना चाहिए। कितने सन में? 1988 ईस्वी, यानी 1988 ईस्वी में क्या हुआ कि वन नीति के अनुसार 90 के दशक में एक विभिन्न राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधक के संकल्प के परित्याग हुए। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? मूल उद्देश्य यह होता है कि वन तथा समता रहता है, जिसके अनुसार इसमें वन विभाग तथा ग्रामीण वनों में प्रबंधक में सह प्रबंधक तथा उत्पादों में समान भागीदारी होती है। लोगों को वनों से दूर रखने के लिए वनों के दूर रखने के बजाय उनमें मिलकर उनका काम करने की प्राथमिकता दी जाती है, जो कि योजना विश्व बैंक की एक योजना का हिस्सा माना जाता है। अब समझते हैं सेकंड जो बताए थे आपको, वन संरक्षण। वन संरक्षण क्या होता है स्टूडेंट? वन संरक्षण वह होता है जैसे मनुष्य के जीवन पर वन प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, जिससे हमें ईंधन या फर्नीचर के लिए लकड़ी, कागज तथा अन्य उत्पाद जैसे गोंद हुआ, रेजिन हुआ, रबड़ हुआ, ये सब प्राप्त होता है। ये मिट्टी के कटाव को क्या करता है? रोकता है, जो कि जलवायु को सम बनाता है तथा यह वर्षा को आकृष्ट करता है। वातावरण के संतुलन में भी वनों का अत्यधिक योगदान होता है। क्यों? क्योंकि वनों के संरक्षण के लिए निम्न उपाय अपनाए जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट बताइए? अगर हमें वन संरक्षण एक अच्छा वातावरण बनाना है तो किस तरीके से रखना पड़ेगा तो बताइए स्टूडेंट। देखिए, सर्वप्रथम होता है जब क्या होता है, अगर हमें पेड़ पौधे रहेंगे तभी जो है पर्यावरण अच्छा रहेगा। देखिए, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तब अच्छा वातावरण रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे, सारा चीज़ें जो है कि हमारा अच्छा रहेगा। तो समझते हैं कि अगर हमें वन संरक्षण के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट मेरा आना चाहिए कि हमें एक वृक्ष काटने पर 2 नए वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। अगर आप एक वृक्ष का कटाव कर रहे हैं तो आपको अंदर ये क्षमता आनी चाहिए कि 2 नए वृक्ष का उत्पादन करें। और सेकंड रहना क्या चाहिए? वनों की आग से सुरक्षा रखनी चाहिए और वनों से सब कुछ यानी कि वनों से कुछ दूरी पर ही निरीक्षण गृह बनाए जाने चाहिए ताकि वह आग लगने पर तुरंत जो है उपाय किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन ये रहना चाहिए कि बहुउद्देश्य योजनाओं तथा बांधों को बनाते समय वन संरक्षण का ध्यान रखना अवश्य चाहिए। फोर्थ स्टेप यह रहना चाहिए कि वनों के संरक्षण के लिए वनों को हानिकारक कीटों के जैसे कीटे होते हैं, कीटाणु होता है, उसमें दवा छिड़काव तथा रोगग्रस्त व जहरीले वृक्षों को हटाकर बचाना चाहिए। कुछ ऐसे वनों में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि बहुत जहरीली होते हैं, तब वो सब चीज़
वृक्ष को नहीं रखना चाहिए। अब देखते हैं जो कि 5 स्टेप वनों की सबसे अधिक छत तथा उससे समीप अवस्था रखने वाले ग्रामीण या ग्रामवासियों द्वारा होती है। इसके द्वारा पशु चराने तथा ईंधन के लिए पेड़ काटने से वनों की हानि होती है। क्यों? क्योंकि वनों की एक क्षति की रोकने के लिए ग्रामीण को जागरूक करना चाहिए और वनों को होने वाले फायदे को समझना चाहिए। 6 स्टेप यह आना चाहिए स्टूडेंट कि वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं कुछ जो है नियम जो समय समय पर चलाए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम के सक्रिय भागीदारी देनी चाहिए। अब 7 स्टेप यह आना चाहिए सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं को वन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना अनिवार्य है। और 8 पॉइंट ये आना चाहिए वन संरक्षण के लिए नियमों व कानूनों का पालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। 9 स्टेप ये आना चाहिए स्टूडेंट कि जनजातीय लोगों का जंगलों के प्रति विशेष आकर्षण होता है, जो कि इस वन संरक्षण के लिए उनका सहयोग लेना चाहिए। अब 10वां स्टेप ये आना चाहिए स्टूडेंट की जो बंजर तथा सभी खाली पेड़ों का स्थान व वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे अधिक वृक्ष लगाकर वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। इन सभी स्टेप का फॉलो करना चाहिए सभी को। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट जो है जल प्रबंधक स्रोत। जल प्रबंधक स्रोत क्या है स्टूडेंट? इंग्लिश लीजिए, जो है वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज। लिख दीजिए वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज। यह क्या होता है स्टूडेंट? आप लोग पता होगा कि वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज यानी कि जल प्रबंधन का स्रोत किस तरीके से, जैसे जल संरक्षण माने तो जल संरक्षण माने तो क्या होता है? देखिए जल संरक्षण माने वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण माना जाता है, जो कि जल ही एक चक्रीय संसाधन है। क्या है? चक्रीय संसाधन है। हमें इसकी ही बूंद का सही उपयोग करना चाहिए, जो कि जल संरक्षण के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। निम्न उपाय कौन कौन से करना चाहिए स्टूडेंट? फर्स्ट उपाय ये रहना चाहिए कि जल को राष्ट्रीय पहला स्टेप रहना चाहिए स्टूडेंट कि जल को राष्ट्रीय संपदा समझकर इनका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और सेकेंड स्टेप रहना चाहिए कि जल संरक्षण और जल संग्रहण विधियों द्वारा वर्षा होने के जल का संरक्षण करना चाहिए। और 3 स्टेप रहना चाहिए स्टूडेंट जल को प्रदर्शित होने से बचाना चाहिए। और 4th स्टेप रहना चाहिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तथा वर्षा में वृक्ष की विशेष योगदान होती है। अब 5 स्टेप रहना चाहिए घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। 7th स्टेप रहना चाहिए कि छतों पर जमा होने वाले ऐसे वर्षा के जल को भूमिगत करने के लिए टैंक का प्रावधान होना चाहिए। और 7 स्टेप रहना चाहिए स्टूडेंट कि वाहनों को धोने के लिए पाइप का प्रयोग न करके बाल्टी व कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जल का उपयोग उसी जितना हो सके उतना ही करना चाहिए, अधिक जो है जल की बर्बादी नहीं करना चाहिए। ये स्टूडेंट आप लोगों को समझना है और आप लोगों को जागरूक करना है और आप लोगों को जागरूक होना भी है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट समझते हैं कि राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी।
लिख लीजिए स्टूडेंट, नेशनल जो चीजें बताया जाए उसे नोट करते चलिए। नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी, यह क्या इसका मतलब होता है? राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति क्या होती है? जब जल का एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति होती है जो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, जिससे इसे व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल का अपव्यय रोकने तथा जल की रही जगहों पर जल की व्यवस्था करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई है, जो कि इस जल नीति के प्रमुख तत्व का इस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए जल संसाधन के संबंध में राष्ट्रीय सूचना सिस्टम स्थापित की जाने चाहिए। और क्या होता है, बहुत ऐसे जल की कमी वाले स्थानों पर दूसरे क्षेत्र में से जल का उपलब्ध कराना चाहिए। जल के अनुसूचित दोहन को रोकना चाहिए और जो है समुद्रों में परमाणु विस्फोट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए और सागरों को प्रदूषित मुक्त रखने के लिए उपाय की जानी चाहिए। जल के आवंटन में सर्वप्रथम पेयजल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके बाद सिंचाई, फिर बिजली उत्पादन और उसके बाद में उद्योग के लिए जल का आवंटन किया जाना चाहिए। और इसमें होता है कि नदियों के लिए विकास तथा जल के संरक्षण के लिए समुचित संगठनों का गठन करना चाहिए। और इसमें जल संसाधन के विकास की योजना में सबसे पहले उस स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां जल की मात्रा बहुत कम हो या बिल्कुल न हो, उसी स्थान पर जल का संसाधन दी जानी चाहिए। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल संसाधन का भूमिगत जल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और इसमें सिंचाई तथा उत्पन्न तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। भूमिगत जल की संभावना को दोहराना या दोबारा से जांच होनी चाहिए, जिससे क्या रहेगा, जल का रोकथाम अच्छी तरीके से हो जाएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, अब बताइए स्टूडेंट आप अब आप लोग ये बताइए कि प्राकृतिक संसाधन एवं वन जीवन का क्या क्या संरक्षण रहता है, क्या क्या उपाय रहता है, वो चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से अपने तरीके से अच्छे से पढ़ कर आना, रिविजन करके आना, जिससे कि आपको नेक्स्ट दिन जब पढ़ाएंगे आपको आता रहेगा और आपको पूरा क्लियर हो भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से बने रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने घर रहिए और अच्छा से जो है कि रिविजन करिए और अच्छा परिणाम घोषित करिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।